हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस कंटिन्यूसली और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों हमने लास्ट क्लास के अंदर कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका को हमने पूरा डिटेल के अंदर, सेल टॉपिक को पूरा डिटेल के अंदर 6 वीडियो के माध्यम से अपन ने पढ़ लिया था। अब दोस्तों आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स का एक टॉपिक, वो है हमारा बल, गति और गति के नियम। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? बल, गति एवं गति के नियम। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपन समझेंगे कि ये बल क्या होता है, यानी फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है और मोशन और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, और मोशन के जो लॉ है यानी लॉ इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है जिन्हें, वो क्या है, उनके बारे में अपन पूरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। और इसके जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी हम करना सीखेंगे। और मैथ्स के अंतर्गत अगर दोस्तों आप देखेंगे तो अपने जो है ऑलरेडी लगभग 70% टॉपिक हो चुके हैं, इसलिए अब जो 3 टॉपिक रहे हैं उनको ही हमें करवाना है। तो अभी कुछ दिन तक अपन साइंस की क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे और बीच बीच में मैथ्स की क्लासेस को भी लेकर के आएंगे। ठीक है, मैथ्स के अंदर केवल 3 टॉपिक रहे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर दे सकते हो, पूरा सिलेबस आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। अब दोस्तों आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन समझेंगे गति होती क्या है, क्या गति क्या होती है इसके बारे में, क्योंकि गति को जब अपन समझ चुके होंगे तो गति से ही आगे जाकर के हमें बल समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गति। ठीक है, गति को इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी वस्तु की इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर 2 स्थितियां हो सकती है। किसी भी वस्तु की 2 स्थितियां होगी। ठीक है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, मैं यहां आपको अगर सांकेतिक रूप में बताऊं तो ये अपन ने कोई एक वस्तु ले लूं। ठीक है, ये एक वस्तु ले ली, ये कोई भी वस्तु हो सकती है। अब इस वस्तु की 2 ही स्थितियां पॉसिबल है। या तो ये वस्तु क्या करेगी दोस्तों, विराम में होगी यानी रेस्ट कर रही होगी, या स्थिर अवस्था में होगी। क्या होगी? रेस्ट में होगी, स्टडी स्टेट के अंदर होगी यानी खड़ी रहेगी, आराम कर रही होगी। ठीक है, या फिर ये क्या करेगी, गतिशील अवस्था में होगी यानी गति में होगी, मोशन के फॉर्म में होगी यानी चल फिर रही होगी, या अपनी स्थिति को समय के साथ में परिवर्तित कर रही होगी। तो मोशन यानी गति, और गति क्या है दोस्तों, तो कोई भी वस्तु की 2 स्थितियां हो सकती है, या तो वो विराम अवस्था में रहेगी या वो गति की अवस्था में रहेगी। अब विराम अवस्था में है तो हमें उसके बारे में कोई ज़्यादा बातें करनी नहीं है, वो तो खड़ी है वस्तु। अब कोई सो रहा है तो सोते हुए आदमी के बारे में आप ज़्यादा डिस्कस करोगे क्या? नहीं करोगे। जो आदमी बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, उसके साथ में तो आपका इंटरेक्शन बनेगा। तो आपका इंटरेक्शन किसके साथ में बनाना है? हमें आज केवल गति के बारे में बात करनी है, विराम के बारे में हमें कोई बात नहीं करी। वो रेस्ट अवस्था में है, गाड़ी रुकी हुई है तो रुकी रहने दो, चल रही है तो चल ही रहने दो। ठीक है भाई, कोई गाड़ी रुकी हुई है तो रुकी हुई गाड़ी के बारे में जाके आप पूछोगे क्या? कोई नहीं पूछता, खराब पड़ी होगी अपन ये सोचते हैं। लेकिन चल रही है गाड़ी तो अपन उसको रुकवाने का प्रयास करते हैं, इधर से उधर जाने के लिए कहीं ना कहीं तो अपन गति की ही बात करते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे गति की। गति का बेसिकली मतलब क्या है, तो आप गति का मतलब लिख लीजिए कि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है। बस यही है गति, यही है और कुछ नहीं है। क्या है गति? वस्तु की जो स्थिति है, जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, जो बॉडी आपने ली है, उसकी स्थिति यानी कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो जहाँ पर वो खड़ा था
वो बार बार अगर समय के साथ में बदल रहा है, यानी 1 सेकंड पर कोई आदमी मान लीजिए राजस्थान एकेडमी के हेडक्वार्टर पर खड़ा था, 2 सेकंड पर वो गेट पर गया, 3 सेकंड पर वो बाहर निकला, 4 सेकंड पर वो गाड़ी पर बैठा, 5 सेकंड पर वो कहीं और चला गया, तो वो आदमी हर सेकंड अपनी क्या कर रहा है, स्थिति को बदल रहा है। तो जो व्यक्ति समय के साथ में अपनी स्थिति को बदलता है, जो वस्तु अपनी समय के साथ में स्थिति बदल रही है, वो गति की अवस्था में है। समझ में आ गई बात? जैसे आप ये मान सकते हो कि चलती हुई ट्रेन है, ठीक है, या फिर आपको मैंने बता ही दिया अभी, जैसे ये आदमी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपना भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अभी जैसे पढ़ते पढ़ते आपको पानी याद आया तो आप पानी पीने जाओगे, टॉयलेट करने चले गए, या आपको किसी ने बुलाया तो आप उसके पास चले गए, तो वो सब किसके एग्जाम्पल है? गति के एग्जाम्पल है। हमें जो है हमारे फिजिक्स के पोर्शन को समझने के लिए दोस्तों, हमारे आसपास का जो नेचुरल आपके पास में एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, अगर हम उन्हें समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से फिजिक्स के टॉपिक समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो गति की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है कि वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ में बदल रही है, समय के सापेक्ष बदल रही है, तो फिर आप ये कहोगे कि वो वस्तु गति अवस्था में है। विराम अवस्था में है यानी उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। ठीक है, चलो अब इसके अंदर गति टॉपिक के अंदर उपयोग होने वाली कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जिनको हमें याद रखना है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहली टर्म आ जाती है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहली टर्म आ गई अपने दूरी। क्या आ गई दोस्तों? दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। ये डिस्टेंस क्या होती है देखिएगा, तो आप लिखेंगे कि वस्तु द्वारा, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वस्तु के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर समय अंतराल के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर जो उसने ट्रैवल करी है, जो मार्ग उसने ट्रैवल किया है, जो पाथ उसने फॉलो किया है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, उसे कहा जाता है दूरी। और ये जो दूरी है दोस्तों, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अब ये सदिश और अदिश क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि ये अभी अपने सिलेबस में ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें कुछ राशियों को याद रखना है तो डायरेक्ट याद रख लें। अगर मुझे लगा आगे जा करके कि आपको ये पूरा डिटेल समझाना चाहिए कि अदिश यानी कि आपका स्केलर क्या है और सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो अदिश राशि ये क्या है? अदिश राशि है। जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि होती है, और ये जो दूरी होती है ये हमेशा पॉजिटिव, कैसी? धनात्मक, पॉजिटिव होती है। समझ में आ गई बात? तो दूरी क्या है? किसी टाइम इंटरवल में आपके द्वारा तय किया गया जो मार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, उसे आप कहोगे दूरी। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसके पास में केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो जिसके पास में, लेकिन दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इस दूरी के बाद में इसी से संबंधित एक वर्ड आता है विस्थापन। लिख लीजिए आप, विस्थापन। विस्थापन अपने क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं विस्थापन को? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अपन बात करेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली दोस्तों होता है
भाई डिस्टेंस के अंदर अपन ने क्या करा, टोटल मार्ग आप कहाँ से चले थे वहाँ से लेकर के आप वापस कहाँ जाकर के रुक रहे हैं, तब तक आपने जो टोटल जितना मार्ग आपने तय किया है वो पूरा का पूरा दूरी के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन विस्थापन के अंदर क्या होगा, तो आप लिखिए विस्थापन के अंदर वस्तु के द्वारा वस्तु की अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, आपके इनिशियल पॉइंट आप जहाँ से चले थे उसके और आप जहाँ जाकर के रुके हैं उसके बीच में जो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल दूरी है उस दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब आप बेसिकली ये भी समझ सकते हैं कि ये एक शॉर्टकट मार्ग की बात करता है, ठीक है। यानी अपने पास में मान लीजिए कि सिरोही से जयपुर जाने का एक है दोस्तों बस से मार्ग जाता है, जो सपोज करिए पाली डिस्ट्रिक्ट होकर के आ रहा है, तो लगता है 200 किलोमीटर, हालांकि ज़्यादा है अपने को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो कितना है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम से समझा दूंगा, आप एक बार इसको पूरा लिख लो। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और ये जो हमारा विस्थापन है ये विस्थापन पॉजिटिव यानी धनात्मक, नेगेटिव यानी ऋणात्मक या जीरो कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो आप दूरी की तरह ये फिक्स नहीं कह सकते कि हमेशा विस्थापन पॉजिटिव होगा, ठीक है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि विस्थापन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या फ़र्क है ये मैं आपके सामने एक डायग्राम से रख देता हूँ, देखिएगा। ये है ए पॉइंट जहाँ से आपको सपोज करिए चलना स्टार्ट करना है और ये है अपना राजस्थान एकेडमी सिरोही, RAS शॉर्ट फॉर्म बनती है। तो इस राजस्थान एकेडमी सिरोही का जो ऑफिस है, अब ये बंदा अपने घर से निकला और बीच में जो घर आ रहे हैं वो देख लो, इधर एक कोई B इसका दोस्त रहता है, इधर कोई इसका C दोस्त रहता है, इधर कोई इसका D दोस्त रहता है, इधर कोई इसका E दोस्त रहता है और इधर कोई इसका F दोस्त रहता है। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ये जो है इसको मैं थोड़ा सा यूनिक वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, ये A से चला B के घर पे पहुंचा, ठीक है। फिर ये B ने बोला कि चल अभी अपन जो है D के घर जाते हैं, फिर ये D के घर आए। फिर इसने बोला कि चल अब D के घर से अपन F के घर जाते हैं, ये F के घर आ गए। फिर इसने बोला F के घर से चल C के घर जाते हैं, तो ये C के घर गया। फिर इसने बोला C के घर से चल अपन F के घर E के घर जाते हैं, ये E के घर गया। फिर देखो भाई A कहाँ गया, B के घर पे गया, तो A और B मिल गए। फिर A और B दोनों मिल करके कहाँ आ गए, D के घर पे आ गए। फिर A B D तीनों मिल गए F के घर गए। फिर F के घर से यहाँ C पर पहुँचे, C से ये E पर पहुँचे। फिर ये सब जो है अपने तीनों 6 के 6 मिक्स हो गए, A B C D E F, और ये 6 के 6 7 के 7 कहाँ आ गए, राजस्थान एकेडमी में आ गए, ठीक है।
आ गए, आपने देखा, पहुंचा दिया ना मैंने इसको। अरे ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये इसकी क्या थी, IP इनिशियल पोजीशन, आरंभिक स्थिति, और ये आ कहाँ रहे हैं, तो फाइनल में ये खड़े कहाँ रह रहे हैं, ये खड़े रह रहे हैं राजस्थान एकेडमी सिरोही ऑफिस में, यानी ये इनका फाइनल पॉइंट है, अंतिम स्थिति है। तो अब यहाँ पर इसमें जो एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों दूरी होगी, वो दूरी क्या हो जाएगी देखिएगा। तो दूरी के अंदर आप पहले ए कहाँ गया, बी के पास, यानी ए और बी के बीच की दूरी, फिर ये बी से कहाँ पर गए, तो डी पर गए, यानी बी और डी के बीच की दूरी, फिर ये डी और एफ के बीच की दूरी, फिर ये एफ और सी के बीच की दूरी, फिर सी और ई के बीच की दूरी, फिर ई और राजस्थान एकेडमी यानी आर के बीच की दूरी। समझ में आ गई बात। तो ये टोटल जब जब जुड़ के आएगा उसे कहा जाता है दूरी। क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। अब विस्थापन क्या है वो देखिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये ए जो है सीधा साधा बच्चा होता और इसको किसी के इसके कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो ये ऐसे सीधा चला जाता। अरे ये ऐसे सीधा भी तो चल सकता था क्या नहीं। देखो यहाँ से ऐसे, अच्छा ये पट्टी दिख नहीं रही होगी, मैं इसको ये देख, अब दिखेगी, ये देखो ये ऐसे सीधा सीधा आ जाता तो क्या दिक्कत थी भाई इसके, हैं कोई दिक्कत होती क्या, नहीं होती ना। तो ये इसका मतलब सीधा सीधा ए से विस्थापन क्या हो जाएगा, देखो विस्थापन, तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए से चला था और सीधा राजस्थान एकेडमी सीधा सीधा रोड से जाता, भाई ऐसे ऐसे सीधा भी तो जा सकता था। तो ये जो शॉर्टकट है भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है वो हमें निकालनी है केवल और केवल। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है आपके विस्थापन। ठीक है, जबकि आपने देखा कि दूरी के अंदर तो हम क्या करेंगे, वो जहां जहां से जैसे जैसे गुजरा है वो सभी मिला करके जो दूरी आएगी, जो मार्ग तय किया उसको कहते हैं दूरी। लेकिन विस्थापन में केवल ये देखा जाएगा कि इनिशियली वो कहाँ था और फाइनल में वो कहाँ खड़ा है, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी अपने क्या दोस्तों, आपके विस्थापन। समझ में आ गया बात। तो दूरी और विस्थापन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलो भाई, अब अपने नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है दोस्तों आपके चाल की। किसकी, चाल की। तो चाल को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड, के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कि ये स्पीड क्या है। तो देखिएगा स्पीड का मतलब क्या है बेसिकली, कि किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर इकाई समय, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी आप इकाई लेना चाहे उस हिसाब से, 1 सेकेंड ही ली जाती है समय की तो भाई, ठीक है। तो समय की इकाई है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करी किसी वस्तु ने, उसको कहा जाएगा उसकी चाल। ठीक है, क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई वस्तु इकाई समय, इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो चाल यानी स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु इकाई समय के अंदर अपने जितना मार्ग तय कर रही है, जितनी दूरी तय कर रही है, उसको कहा जाएगा वस्तु की चाल। ठीक है, और ये जो चाल है ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है दोस्तों, अदिश राशि।
ठीक है। और इसका मात्रक यानी चाल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये है ऐसा यूनिट के अंदर। अगर पूछ लिया जाए सीजीएस में तो सीजीएस के अंदर हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर हो गया एकदम? चलो भाई, तो ये था अपने चाल के बारे में। और ऐसे ही चाल के बाद में नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता आता है वेग। वेग को इंग्लिश में कहा जाता है वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। बात करते हैं वेलोसिटी की कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी का मतलब बेसिकली है कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। यानी वेलोसिटी क्या होती है, तो किसी पर्टिकुलर इकाई समय के अंदर एक निश्चित दिशा के अंदर जितनी दूरी तय की जाएगी, एक निश्चित दिशा बोला है, ऊपर क्या बोला है, जितनी दूरी तय की जाए किसी भी दिशा में हो। लेकिन जब पर्टिकुलर ऐसा बोल दिया जाता है एक निश्चित दिशा में, और निश्चित दिशा बोलने का मतलब ही यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये विस्थापन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये निश्चित दिशा का मतलब है विस्थापन, या आप ये भी कह सकते हो कोई वस्तु इकाई समय के अंदर कितनी विस्थापित होती है उसे कहा जाता है वेग। ठीक है ना? तो विस्थापन जो अपन ने अभी पीछे समझा वो एक निश्चित दिशा में ही होगा। समझ में आ गई बात? दूरी तो किसी भी दिशा में होकर के आपके जा सकती है। तो ये हुआ अपना क्या, वेग। और ये वेग जब विस्थापन अपने क्या था दोस्तों, एक सदिश राशि था, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक वही होता है, मात्रक चेंज नहीं होता, मीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, और आपको बता दूं दोस्तों कि वेग जो है, ये वेग पॉजिटिव, नेगेटिव यानी धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आपके स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, ये आपके क्लियर हो चुके होंगे। मुझे नहीं लगता अब इन दोनों टर्म्स के अंदर और दूरी और विस्थापन में आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसी से संबंधित जब अपन ने चाल, वेग, विस्थापन और दूरी समझ लिया, तो अब एक नेक्स्ट आ जाता है और वो है दोस्तों अपने त्वरण। क्या है? त्वरण। और त्वरण को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है त्वरण। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो भाई, तो बात करते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का बेसिकली मतलब है केवल इतना सा दोस्तों
कि अगर किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तो उस परिवर्तन कितना हो रहा है एक सेकेंड के अंदर, उस परिवर्तन की दर को, उस परिवर्तन की रेट को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप सभी लोग यहां लिखेंगे त्वरण का मतलब क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यानी चेंज होने की, उसका वेग जो है वो कितना चेंज हो रहा है एक सेकेंड में। मतलब सपोज करो कि 12 बजे किसी वस्तु की वेग जो था वो 10 था, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड था, सॉरी 10 मीटर, मतलब ये मान लो भाई 10 संख्या के अंदर, अब मीटर प्रति सेकंड और ये बता दूंगा तो आगे कंफ्यूज हो गए आप, इसलिए ठीक है। तो मान लीजिए कि 12 बजे किसी वस्तु का वेग है 10, ठीक, यूनिट अपने कोई भी लगा दो, और 12:01 पर उसका वेग हो जाता है 15। इसका मतलब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 5 का, और समय में परिवर्तन कितना हुआ, 1 मिनट का। यानी आप क्या कहोगे, 5 मीटर प्रति मिनट से वेग जो है वो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हुआ ना भाई, 10 से 15 हो गया 1 मिनट के अंदर। तो मतलब ये हुआ कि 1 मिनट समय जब जाएगा तो 1 मिनट समय गुजरने के बाद 5 मीटर दूरी तय हो चुकी होगी, एडवांस ज़्यादा आगे से आगे, यानी इसके कहने का मतलब है 12:02 पे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये होता है आपके क्या, एक्सेलरेशन। हालांकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, आगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एक समान ही एक्सेलरेशन हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ना कि ये 15 के बाद 20 की जगह अब जो है डायरेक्ट 30 कर दे, किसी की इच्छा करे तो 10 बढ़ गया, बढ़ेगा 1 ही मिनट में वापस लो। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। हमें केवल लेकिन इतना ही याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। फिर आगे अभी मैं बताऊंगा त्वरण 2 प्रकार के कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके, चलो तो आप इसको मिटा देंगे, एक सेकेंड, ये उड़ा दिया, ठीक है। चलो तो वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब आप ये बता दूं दोस्तों कि चलो उसको अभी अब आगे लिख लेंगे, पहले अपन इसके लिए लिख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अब जो है आपके त्वरण 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है एक समान त्वरण। कैसा, एक समान, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। और दूसरा होता है असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक समान त्वरण का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके वस्तु का जो वेग है वो एक समय अंतराल के अंदर बराबर परिवर्तित होता है। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 12 बजे अगर 10 है तो 12:01 पे 15 हो रहा है, तो 12:02 पे 20 हो जाएगा, 12:03 पे 25 हो जाएगा। तो हर 1 मिनट पे 5 बढ़े तो आप क्या कहोगे, तो आप लिख सकते हो वेग में
वेग में समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन। समझ में आ गई बात? वेग में समय अंतरालों में बराबर में परिवर्तन हो रहा हो तो एक समान होता है, और अगर आपके जो है दोस्तों क्या हो रहा हो, असमान परिवर्तन हो रहा हो, असमान परिवर्तन, ठीक, यानी 12:01 पे तो मान लो 10 था, 12:02 पे हो गया 20, और 12:05 पे सीधा 100 हो गया, तो ये असमान परिवर्तन जो होगा उसे कहा जाएगा आपके क्या, असमान त्वरण या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर दोस्तों यहां एक छोटी सी चीज और लिख लो, वेग बढ़ रहा है, क्या वेग बढ़ रहा है, या फिर वेग घट रहा है, और या फिर वेग में परिवर्तन नहीं। ठीक, तो ये तीनों केस में देखिएगा, जब वेग बढ़ रहा होगा तो आप कहोगे पॉजिटिव त्वरण, धनात्मक त्वरण कहोगे। अगर आपके वेग घट रहा है तो नेगेटिव या ऋणात्मक त्वरण आप कहोगे, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जीरो त्वरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो त्वरण हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपके परिवर्तन है वो हो ही नहीं रहा, जो त्वरण है वो आ ही नहीं रहा, त्वरण जो है वो कंटिन्यूअसली सेम है। समझ में आ गई बात? स्पीड क्या है, कंटिन्यूअसली सेम चल रही है। अब ये जो बढ़ रहा होता है तो पॉजिटिव कह सकते हैं, इसको कहते हैं अपन त्वरण। ये जो नेगेटिव त्वरण है इसी को अपन दूसरा नाम देते हैं मंदन। क्या, त्वरण का उल्टा मंदन, यानी कि रिटार्डेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिटार्डेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? आपने इतना नोट डाउन कर लिया तो त्वरण तक की बातें आपके समझ में आ चुकी होगी कि त्वरण आखिर में होता क्या है। समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो अब अपने जो है बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट अपने क्या आता है दोस्तों, देखो विराम और गति क्या है इसके बारे में अपन ने जाना। विराम और गति जानने के बाद में अपन ने ये जाना कि आखिर में ये जो है अपने गति, त्वरण, अपने चाल, वेग, विस्थापन, दूरी, ये सब क्या है, क्योंकि ये सब अभी आगे काम आने वाले हैं इसलिए। ठीक है, अब यहां तक की अगर बातें आपको समझ में आ चुकी है, आपने नोट डाउन कर दी है, तो अपन अब बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों हमने जो है त्वरण तक की बातें कर ली। अब अपन समझ लेते हैं जो एक समान गति होती है या एक समान त्वरित गति जब कर रही होती है कोई भी वस्तु, तो उसके लिए गैलीलियो ने जो है कुछ इक्वेशंस दी थी जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो है हमें पढ़ना जरूरी है, उनसे संबंधित चीज़ें हमें कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आप सभी लोगों को पहले उसको समझने से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप देखिएगा दोस्तों कि जो वेग होगा, ठीक है, उसको आप v या u से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ऐसे ही त्वरण जो होगा उस त्वरण को आप a से रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि एक्सेलरेशन, और आपके डिस्टेंस यानी कि दूरी या विस्थापन जो होता है उसको आप किससे करोगे, तो दूरी या विस्थापन उसको किया जाएगा दोस्तों s से रिप्रेजेंट। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, s से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और समय को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, t से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप न्यूटन जो गैलीलियो महोदय ने
गैलीलियो महोदय ने जो समीकरण दी है वो लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे गति के या एक समान त्वरित यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक समान त्वरित गति के समीकरण, ये गैलीलियो ने दिए हैं, ठीक है, गति के समीकरण। और ये गति के समीकरण कितने हैं? तो गति के समीकरण इन्होंने दिए थे कितने दोस्तों? 3, ठीक है, 3 आपके गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए हैं। चौथा भी आपको लिखवाया जाएगा, लेकिन अब पहला जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। v का मतलब है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये इसलिए मैंने लिखवाया, देखो u या v का मतलब है वेग। अब इनिशियल वेग है तो v से, सॉरी फाइनल वेग है तो v से, इनिशियल वेग है तो u से। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? समय। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब है विस्थापन, u मतलब इनिशियल वेग यानी प्रारंभिक वेग, t यानी समय, हाफ तो कांस्टेंट है, a त्वरण है, t समय है। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मतलब फाइनल वेग, अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, 2 कांस्टेंट, a का मतलब त्वरण, s का मतलब विस्थापन या दूरी, ठीक है। और चौथा समीकरण एक और है जो है एस एन बराबर u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। जहाँ पर ये जो एस एन है दोस्तों, ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि किसी वस्तु ने nवें सेकेंड में, यानी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड कहते हैं ना, तीसरे सेकेंड में, पर्टिकुलर तीसरे सेकेंड में केवल, तो ऐसे, तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये एक समान त्वरित यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है उसके लिए गैलीलियो ने समीकरण दिए थे, जिसके अंदर u होता है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है त्वरण, t है समय, s है आपका दूरी या विस्थापन। अब ये समीकरण कौन कौन सी है? तो पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी समीकरण है एस एन बराबर में u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1, जहाँ पर एस एन आपको क्या बताता है? तो एस एन बताता है कि पर्टिकुलर किसी एक nवें सेकेंड के अंदर, पर्टिकुलरली किसी सेकेंड की बात की जाती है ना, जब कि कोई वस्तु चल रही थी तो 5वें सेकेंड में, यानी 4 सेकेंड तक कितनी चली वो नहीं, 5वें पर्टिकुलर 5वें सेकेंड में कितनी वस्तु चली है उसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। समझ में आ गई बात यहाँ तक की? तो ये एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण है, और ये समीकरण आपको याद इसलिए रखने हैं क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स आपके सामने बनाए जा सकते हैं, और रीट एग्जाम में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कई बार जो है एग्जाम के अंदर छोटे छोटे से पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपके सामने अब जो है एक दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आपको करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए केवल कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल बहुत आसान सा लेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट अपन लेने वाले नहीं है कि आपके समझ में ही नहीं आए, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आपके सामने मैं रखूँगा और आप लोग जो है उसे ट्राई करना और आपसे हो भी जाएगा। आप लिखेंगे,
चलिए, और फिजिक्स को समझने के लिए और इसकी डेफिनेशंस को याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल कर दो, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से जा रही है, वह 50 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, तो बताओ उसका त्वरण या मंदन कितना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है और वो 50 मीटर चलती है, उसके बाद में वो रुक जाती है। तो बताओ कि उस वस्तु का त्वरण या जो मंदन होगा वो कितना है। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई मारिए। थोड़ा सा मैं आपको 5-10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई मारिए, करते रहिए, इसको ट्राई करिए जल्दी से जल्दी, और आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। हमें जो मैंने पीछे आपको इक्वेशंस लिखवाई है, उन्हीं इक्वेशन में से आपको जो है क्या करना है, इसको यूज करना है, तो आपको आ जाएगा समझ में। और दोस्तों बता दूं कि ज़िंदगी जो है वो भी लूडो की तरह होती है, लूडो की तरह होती है ज़िंदगी। 6 की उम्मीद होती है, लेकिन एक भी आता है तो भी चलना ही पड़ता है। यानी आपको अगर उम्मीद थी कि हम तो जो है 2022 के अंदर जॉब ले ही लेंगे, लेकिन क्या करें, रीट मेंस तो 2023 में हो रहा है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं। अब आपकी उम्मीद थी लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई है, तब भी आपको मेहनत जारी रखनी है और चलते रहना है, और चलते चलते 2023 के अंदर जॉब लेनी है किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, तो अब भाई 2023 में हो ही रहा है ना रीट मेंस, तो उस 2023 का जो मौका है उसे नहीं छोड़ना है, उसे हमें किसी भी हालत में फोड़ देना है और हमारे को जॉब लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था कि आपको सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है ना दोस्तों, इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे से आगे आपके लैब स्टूडेंट और सेकंड ग्रेड तक की साइंस पढ़ाता हूँ, और मैंने वहाँ बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको केवल धैर्य के साथ में क्वेश्चन पढ़ना होता है। देखो, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, यानी उसका इनिशियल वेग कितना है, u कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और जो दे रखा है वो लिखते चलो, काम हो जाएगा। फिर देखो जा रही है, वह 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद यानी s दूरी जो है वो कितनी दे दी, 50 मीटर दे दी है ना भाई, 50 मीटर चली है, और उसके बाद में रुक जाती है। तो 50 मीटर चली, उसके बाद में रुक गई, और रुक गई इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि अब वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है। तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v बराबर कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, त्वरण या फिर मंदन, यानी हमें a की वैल्यू निकालनी है। अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे त्वरण है, नेगेटिव आया तो हम कहेंगे मंदन है। समझ में आ गई बात। और ऑब्वियस ही बात है, वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाइए,
कोई वस्तु रुक रही है, चलती चलती रुक रही है मतलब आपने गाड़ी को ब्रेक लगाए हैं, और गाड़ी को ब्रेक लगाए हैं इसका मतलब जो उसका एक्सेलरेटर था उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, और एक्सेलरेशन कम हुआ इसका मतलब मंदन ही तो हुआ। ऑब्वियस सी बात है, तो मंदन तो होगा ही, गाड़ी रुक रही है इसलिए, ठीक है। लेकिन अब हम निकालेंगे कि ये मंदन कितनी स्पीड से हुआ कि वो 50 मीटर चलने के बाद में वस्तु रुक गई। तो देखिए दोस्तों, अब U, S, V और A इन 4 क्वांटिटी की हमें बात करनी है। अगर हम पीछे चलें और इसको देखें तो ये जो 4 इक्वेशन है इसके अंदर बताइए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर हमें टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, पहली वाली समीकरण में टाइम चाहिए, दूसरी वाली समीकरण में टाइम चाहिए, तीसरी वाली में नहीं चाहिए, चौथी वाली में नहीं चाहिए। सर टाइम क्यों? क्योंकि भाई हमें टाइम नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो टाइम नहीं दे रखा इसका मतलब मैं वो समीकरण लाऊं ही नहीं ना जिसमें टाइम जरूरत हो। तो पहली और दूसरी समीकरण अपने कोई काम की नहीं है, क्योंकि इन दोनों में टाइमिंग की जरूरत है, अपने पास में टाइम है नहीं, ठीक है। अब तीसरी समीकरण देखो, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, v है अपने पास, u है अपने पास, a है अपने पास और s है। ये यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालने के काम आता है। अपने को nवें सेकंड में दूरी निकालनी नहीं है, अपने को तो एक्सीलरेशन निकालना है, यानी मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है? 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। u की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2a की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, निकालना है। s की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ से अपने पास आ गया 100a, क्यों? अरे भाई 50 दूनी 100, तो 100a बराबर में -25, तो a बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो अपना प्रश्न था उसके अंदर जब गाड़ी को ब्रेक लगाए थे तो वो 0.25 मीटर स्पीड जो है एक एक सेकंड के हिसाब से कम करता गया, और आखिरकार 50 मीटर दूरी चलने के बाद में वो रुक गया था। समझ में आई बात? तो माइनस साइन तो केवल ये बता रहा है कि ये मंदन है इसके अंदर, और वो तो हमें सामने ही दिख रहा है, गाड़ी रुक रही है तो मंदन ही होगा। एक्सेलरेशन होता तो चलती जाती और स्पीड बढ़ती, लेकिन स्पीड तो घटेगी तब गाड़ी रुकेगी, तो मंदन ही होगा। और जो ये वैल्यू है इसकी एक्सेलरेशन की वो कितनी आ गई? 0.25 मीटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को अब जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का अब अगर आपके पास में न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से कोई, तो आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना? कर लोगे ना आप सभी लोग दोस्तों? तो बस यही उम्मीद है मुझे कि हाँ आप लोग जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। और इस टाइप के अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि आपके रीट मेंस के अंदर जो फिजिक्स वाला पोर्शन होगा वो बहुत अच्छे से आप कवर अप कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकोगे, ठीक है? समझ में आ गई बात यहाँ तक की? अब दोस्तों हमने गति के बारे में बेसिक जो जानकारी थी वो ले ली, तो अब हम बता देते हैं आपको गति के प्रकार के बारे में कि गति आखिर में कितने प्रकार की होती है। तो आप अब अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे गति, और दोस्तों इस गति के प्रकारों की अपन बात करेंगे। तो गति के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं बेसिकली। और ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं इनकी अपन बात करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा प्रकार। देखिएगा, गति का जो पहला प्रकार है वो होता है एक विमीय गति। कैसा? एक विमीय। एक विमीय यानी कि 1D यानी 1 डायमेंशनल, यानी जितना भी अपने ये सड़क वगड़क पर जो होने वाली गति है उसको कहा जाता है एक विमीय गति। और द्विविमीय गति जो है, द्विविमीय का मतलब होता है 2D। कौन सी गति? 2D गति। 2D गति के अंदर आपके जो भी
वृत्तीय गति जो होती है ना, या फिर अपने जो बॉल वगैरह अपन जो क्रिकेट खेलते वक्त और फेंकते हैं, और वो सब द्विविमीय के अंदर आती है, यानी 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल। और लास्ट अपने गति का प्रकार है त्रिविमीय यानी 3D, 3 डायमेंशनल गति। 3 डायमेंशनल गति के अंदर अपने आ जाता है जैसे कि अपने पतंग उड़ रही है, या फिर अपने जो कीट पतंग वगैरह ये जो होते हैं ना, मकोड़े वगैरह जो उड़ते हैं, पशु पक्षी, ये पशु नहीं पक्षी मतलब जो उड़ते हैं वो, हाँ कहीं बैठे बैठे बोलेंगे पशु को उड़ा दिया सर ने तो आज, नहीं भाई पशु नहीं उड़ाने, ठीक है। और हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब जो है त्रिविमीय गति के अंदर आता है। तो ये एक विमीय का मतलब क्या होता है? एक विमीय का मतलब है वस्तु जो है उसकी गति केवल एक अक्ष के अनुदिश ही होगी, या फिर एक अक्ष के मान में ही परिवर्तन होता है। अक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, एक्स वाई जेड, वैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपने जो है आप केवल रीट 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि 3 ही होते हैं, और छोटे बच्चे पढ़ाने हैं तो छोटे बच्चों को छोटा ही ज्ञान देना है, ज़्यादा एक साथ नहीं देना है। तो एक विमीय गति के अंदर आप लिखोगे एक गति जिसके द्वारा, या ऐसी गति भी लिख सकते हो, एक गति जिसके द्वारा एक अक्ष के मान में परिवर्तन हो, ठीक है। एक गति जिसके द्वारा एक ही अक्ष के मान में अगर परिवर्तन हो तो आप कहोगे एक विमीय गति, ठीक है। और एक विमीय गति का एग्जाम्पल अपने जैसे देखो, सीधी सड़क पर चलती कार, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल बस, बाकी आप समझ ही गए हैं। अब कार चल रही है तो आप मोटरसाइकिल चला देना, साइकिल चला देना, छोटे बच्चे को चला देना, आप खुद चल जाना, जिसको चलाना है चला देना यार, अरे मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है, चला देना आप तो एक विमीय गति के अंदर जिसको चलाना है। ट्रेन को चला देना ना, आप खुद चल जाना, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाना, आपने ट्रेन के ऊपर भाग जाना, जैसे करना है वैसे कर देना, ये होती है एक विमीय गति, ठीक है। इतना सा एक एग्जाम्पल समझा दिया। अब द्विविमीय गति के अंदर क्या करोगे? अरे यार द्विविमीय के अंदर 2 अक्षों के मान में परिवर्तन होगा, यानी 2 अक्षों के मान में परिवर्तन। और 2 अक्षों के मान में परिवर्तन का क्या मतलब है बेटा? अरे भाई x और y दोनों की वैल्यू चेंज हो रही हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्तीय गति में, या फिर अपन इसका प्रोजेक्टाइल वाला जो मोशन है उसकी भी बात कर सकते हैं, तो प्रक्षेपीय गति, या आप कह सकते हो वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी गोल गोल गति। हाथ में जो है क्या करना, एक जो है ना रस्सी लेना और उसके पत्थर बांधना, फिर रस्सी को ऐसे जोर जोर से घुमाना, वो आपके समझ में आ जाएगा, द्विविमीय होती है। लेकिन डोरी ढीली मत करना, नहीं तो सीधा सिर के ऊपर आके लिखेगा पत्थर। और त्रिविमीय के अंदर क्या हो जाएगा, तो तीनों अक्षों यानी एक्स वाई जेड, तीनों अक्षों के मान में परिवर्तन, ठीक है। तो भाई एक विमीय का मतलब ऐसी गति जिससे एक अक्ष के मान में केवल परिवर्तन आए, यानी केवल एक्स में आए, या फिर केवल वाई में, या केवल जेड में। द्विविमीय में दो में, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में आ सकता है। त्रिविमीय में तीनों के तीनों में, एक्स वाई जेड तीनों के अंदर परिवर्तन आ रहा हो। जैसे कि अपने एग्जाम्पल ले लो, उड़ता हेलीकॉप्टर, ठीक है, या फिर उड़ता शक्तिमान, ठीक है। तो ये जो भी उड़ने वाली वस्तु है उसकी अपन बात करते हैं। तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ये गति के प्रकार है जो आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि ये भी दोस्तों छोटी सी एक जानकारी है जो हमारे पास में होनी ही चाहिए।
तो यहाँ आपको एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति का अंतर समझ में आ गया होगा और आपको इसके एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं मैंने, क्योंकि जब अपन गति के नियम पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब काम आती है तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़े तो मैं पहले ही आपके सामने ये क्लियर कर, ठीक है। एक जो अपने अभी बीच में कॉन्सेप्ट आ गया था राशि के बारे में, सदिश राशि और अदिश राशि, वो भी चलिए पूरा ही कर देते हैं ताकि आगे आने वाली पूरे फिजिक्स में जो है बार बार बताना नहीं पड़े कि ये क्या है नहीं ये क्यों है। तो देखो भाई, राशियाँ फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको दो भागों में बांटा गया है, राशियों को, क्वांटिटीज को। एक बांटा गया है सदिश राशियाँ और एक है अदिश राशियाँ, ठीक है, केवल ग्रेजुएशन लेवल तक। इससे आगे एक और आती है जिसके बारे में अपने को अभी बात नहीं करनी है, अपने को केवल इतना याद रखना है कि राशियां दो प्रकार की है, अदिश और सदिश राशियां। अब सदिश राशि के पास में क्या होगा कि इसके पास में दिशा भी होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, ठीक है। परिणाम नहीं, परिणाम तो रिजल्ट होता है, परिमाण बोला है मैंने, मान यानी कि मैग्नीट्यूड। और अदिश के पास में क्या होगा कि या तो अपने दिशा नहीं होगी, ठीक है, ये दिशा नहीं होती है इसके पास में परिमाण तो होता है। अब कुछ ऐसी अगर आप कोई क्वांटिटी डेवलप कर दो जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता हो तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी जिसके पास में मैग्नीट्यूड नहीं हो। अरे भाई, जिसके पास में कोई वैल्यू ही नहीं होगी वो कभी क्या काम का फिर, ठीक है ना। तो ये अपने आगे इसके एग्जाम्पल। अब मैं आपके सामने कुछ जो है एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, सदिश के अंदर आप एग्जाम्पल में लिखोगे जो अपन ने बात करी अभी, जैसे अपने विस्थापन, किसकी बात करी, विस्थापन की। विस्थापन के बाद में बात करी अपन ने वेग की, वेग के बाद में अपन ने बात करी त्वरण की, त्वरण के बाद में अपने आगे आने वाला है इसी टॉपिक के अंदर बल, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा आपके संवेग, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर अपने आता है आवेग, ठीक। बाकी धारान, प्रतिरोध, विभवांतर वो आगे आएंगे ना, जब चैप्टर नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे तब बता दिए जाएंगे। अभी इस चैप्टर के एग्जाम्पल लिखिए। अदिश के अंदर आपके आ जाएंगे दोस्तों कौन, दूरी, दूरी के बाद में चाल, चाल के बाद में आपका आ जाएगा कार्य, कार्य के बाद में आपके आ जाएगा ऊर्जा, ये सब इसमें ही पढ़ने वाले अपन। ऊर्जा के बाद में अपने आ जाता है शक्ति यानी कि पावर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था दोस्तों अपने सदिश और अदिश राशि का कॉन्सेप्ट। सदिश राशि के पास में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन अदिश के पास में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होती है। और एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। सदिश राशि के एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। और अदिश राशि के एग्जाम्पल है दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये हमें याद रखने हैं। बाकी इस चैप्टर के बारे में अपन अगले जो है लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है। लॉ ऑफ मोशन तो कल पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी और अपन ने जाना कि किस प्रकार से उसकी इक्वेशन से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल छोटा सा बना करके। क्योंकि भाई वो मेंस एग्जाम है इस बार, तो हमें थोड़ा सा जो है एडवांस तैयारी के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। समझ में आ गई बात। और चूंकि आपको पता है कि रीट परी जितने ने भी क्वालिफाई किया वो सब आप ही के लेवल के हैं, तो जब सब सेम लेवल के बच्चे बैठ रहे हैं तो वहाँ पर अगर हमें सिलेक्शन लेना है, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आनी चाहिए, तो हमें जो है बहुत अच्छे से अभी से ही तैयारी में लगना है और बहुत अच्छे से जो है पूरी तैयारी करते हुए क्या करना है, पेपर फोड़ देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।